हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम यूपीएससी पीईटी में मैराथन क्लास के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। ये जो क्लास रहेगी वो यूपीएससी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर्स एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 5 नंबर की है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था यूपीएससी आयोग द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो विभिन्न परीक्षाएँ हुई हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को हम अंतिम वर्षों में जो पूछे गए लास्ट ईयर में क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए तो देखते कि पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, जोसेफ स्टालिन। की व्याख्या जरूरी होगी उस क्वेश्चन की, व्याख्या से भी उस क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है तेज और समृद्ध विकास, बी है तेज, शीघ्र और विश्वसनीय समृद्ध विकास, सी है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, डी है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए व्याख्या में देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 रखा गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो इसे बताना है योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, नीति आयोग। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य ध्येय तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीब और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतर एवं समावेशी विकास से संबंधित है। अनवरत योजना भारत में लागू की गई 1966 से 67 में, 1969 से 70 में, 1978 से 79 में, 1989 से 90 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1978 से 79 में। अनवरत योजना का मतलब होता है रोलिंग प्लान। तो ये कब लागू किया गया था? 1978 से 79 में। और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। देखिए प्रथम योजना है, द्वितीय योजना, इधर कार्यक्रम दिए हुए हैं। जो प्रथम योजना है वो संबंधित है सामुदायिक विकास से, यानी पहले का ए का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? मतलब एक किससे मैच करेगा? दूसरे से। जो द्वितीय योजना है वो संबंधित है तीव्र औद्योगिकीकरण से, यानी वन से मैच करेगा इसका। और जो तृतीय योजना है वो आधारभूत उद्योगों का प्रसार, यानी सी का 3। चतुर्थ योजना संबंधित है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, यानी कि 5 से मैच करेगा। और जो पंचम योजना है वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से, यानी 4th से मैच करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 1, 3, 5, 4, यानी डी ऑप्शन सही है। सही अवधि क्या थी? 1969 से 74। ए ऑप्शन बी 1967 से 72, सी है 1968 से 73 और डी है 1970 से 75। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1969 से 74। चतुर्थ योजना की अवधि 1969 से 74 थी। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में और छठी पंचवर्षीय योजना में। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो गरीबी उन्मूलन का नारा है वो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पंचम पंचवर्षीय योजना का अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कितना था इसका? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में, छठी पंचवर्षीय योजना काल में और 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। तो इसका ये ऑप्शन सही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। वर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण है भूमि सुधार, औद्योगिक विकास, मानसून की अनुकूलता, सिंचाई के साधन में वृद्धि। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मानसून की अनुकूलता।
देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यह योजना हेराड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भी भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी योजनाएं चलाई गई। में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवधि थी 2004 से 9, 2005 से 10, 2006 से 11 और 2007 से 12। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो योजना अवधि थी वो ऑप्शन नंबर डी यानी 2007 से 12 थी। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रवर्तन में आई। वह इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था और इसकी अवधि 2007 से कितनी थी, 2012 थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1950 में। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 72, 1972 से 75। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी यानी जो गैप था पंचवर्षीय योजना में वो कितना था, 1966 से 1969 के बीच में। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, आई के गुजराल ने। तो इसका ये ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी जी ने। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया बनाए थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो इसका सी ऑप्शन सही है, योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया है। प्रो एन काल्डार ने, प्रो बी के आर.वी. राव ने, प्रो आर.एफ. हेरोड ने, प्रो पी.सी. महालनोबिस ने। ऑप्शन सही है, प्रो पी.सी. महालनोबिस ने। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रो पी.सी. महाल। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, आर नर्क्स द्वारा, ए सैमुअल्सन द्वारा। तो इसका ये ऑप्शन सही है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिडल द्वारा दिया गया था। यानी किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में, नवीं में। तो इसका ये ऑप्शन सही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, गांवों का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण और जिले का अंगीकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही है, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति के योगदान से जाना जाता है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1969 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रहन सहन का उच्चीकरण करना था।
समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसका ए ऑप्शन है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, सी ऑप्शन है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो समावेशी समृद्धि के लिए ये तीनों चीज़ें ही आवश्यक हैं, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1968 से 69 में, 1978 से 79 में, 1988 से 89 में और 1990 से 91 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1978 से 79 में। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को उधार देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। तो भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? चतुर्थ योजना में, पांचवी योजना में, छठी योजना में, आठवीं योजना में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, छठी योजना में। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ए ऑप्शन है आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सहअस्तित्व, बी ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी ऑप्शन है स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सहअस्तित्व और डी ऑप्शन है आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य इसका बी ऑप्शन सही है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की उपस्थित रहती है, यानी सरकारी और प्राइवेट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सेकंड दिया सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, थर्ड दिया संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, फोर्थ दिया है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों ही बातें सही हैं। क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट दे दिए, इन पॉइंटों को देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966 से 67 में की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था। कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन इनके ऊपर। देखिए भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था, ये बताना है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है, गेहूं और चावल। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? ए ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, बी है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, सी है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? हरित क्रांति ने, श्वेत क्रांति ने, स्वर्ण क्रांति ने, पीली क्रांति ने। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फोर्थ है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए।
देखिए इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक बताने, तो हरित क्रांति के घटक में ये तो चीज़ें आएंगी नहीं, तो इसका केवल ए ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 1 और 2, जिसमें उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज होंगे और क्या होगी, सिंचाई होगी, विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन से हरित क्रांति से मतलब नहीं है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जे.के. मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता एवं जन्मदाता कहे जाते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति दिया, इधर संबंध दिया उनसे रिलेटेड, सुनहरी है, उद्यान से संबंधित होती है, सही है ये सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित होती है, दूध से, ये भी सही है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन, ये गलत है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, यानी इसमें कौन सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। देखिए एक बार देख लेते हैं, जो नीली क्रांति होती है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। एक एक करके सभी क्रांति के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सुनहरी क्रांति उद्यान या फसल उत्पादन से होती है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होती है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है, हरित क्रांति अनाज, वही अनाज या कृषि से संबंधित होती है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित होती है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित होती है, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया किसमें? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, गेहूं के उत्पादन में। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा था। अगर मुख्य बात की जाए तो किस पर पड़ा था? गेहूं के उत्पादन पर। और क्षेत्र कौन से थे? पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखा गया था। इसमें से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई ने, आईसीआईसी बैंक ने, यस बैंक ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आईसीआईसी बैंक ने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, और डी ऑप्शन दिया है फेडरल बैंक लिमिटेड। तो कौन सा बैंक नहीं है इसमें? डी ऑप्शन फेडरल बैंक लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। जबकि जो इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है तथा यूको बैंक है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। जो फेडरल बैंक है वो लिमिटेड या निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए व्याख्या देख लेते हैं इसमें। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया है। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। 1955 ईस्वी के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम दिया गया, या ये भी बोल सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हमें बताना है। 1941 में, 40 में, 37 में और 1935 में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1935 में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में ये खाली जगह दिया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 4 का, 5 का, 6 का, 8 का। तो कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1977 में, 45 में, 65 में, 1969 में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1969 में। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सही है, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बी है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। सी है, शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। डी है, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है।
तो इसका ए ऑप्शन सही है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन 1942-43 में, बी ऑप्शन 1947-48 में, सी 1950-51 में, डी 1953-54 में। तो इसका ए ऑप्शन सही है 1942-43 में। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। किससे? औद्योगिकरण, बी ऑप्शन वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी उदारीकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही है औद्योगिकीकरण। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ए ऑप्शन है 1989, बी है 1990, सी है 1991 और डी है 1992। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था 1990, 1991, 1992, 1988। तो इसका बी ऑप्शन सही है 1991। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा की गई थी। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु, बी ऑप्शन पंजाब, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका सी ऑप्शन सही है उत्तराखंड। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 फरवरी 1962 में, बी ऑप्शन है 14 जनवरी 1965 में, सी है 25 फरवरी 1966 में और डी है 1 जनवरी 1960 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है 14 जनवरी 1965 में। विपणन की आधारभूत संरचना ब्रैकेट में EMI कब से प्रभावी हुआ? ए ऑप्शन है दिसंबर 2013, बी ऑप्शन है मार्च 2014, सी है अप्रैल 2014 और डी है जुलाई 2014। तो इसका सी ऑप्शन सही है 1 अप्रैल 2014 को कृषि विपणन की आधारभूत संरचना EMI प्रभावी हुई थी। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र के बढ़ावे की ओर, उपरोक्त सभी की ओर। तो इसका बी ऑप्शन सही है वैश्वीकरण की ओर। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है कृषि बीज खरीदने के लिए, बी ऑप्शन है कृषि उत्पाद बेचने के लिए और सी ऑप्शन है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और डी ऑप्शन है इसमें किसानों को कर्ज वितरित करने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है कृषि उत्पाद बेचने के लिए। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसका सी ऑप्शन सही है अनुकूल मंडी। देखिए भारत में कृषि विपणन का मुख्य दोष निम्न है: भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोत की कमी आदि। अनुकूल मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। तो इसका डी ऑप्शन सही है भारत के कृषि नियम। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है राज्य सरकारों द्वारा। देखिए भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ANAM क्या है? ए ऑप्शन है इसका कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, बी ऑप्शन है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, सी ऑप्शन है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, डी ऑप्शन है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो इसका सी ऑप्शन सही है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच NAM
का अर्थ है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBY एग्री उड़ान, सी ऑप्शन है PMKSY और डी ऑप्शन है एगमार्क नेट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एग्री उड़ान। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ए ऑप्शन है 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और ए ऑप्शन है इसका कि 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000, 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों और माध्यम किसानों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000, सी है 8 हेक्टेयर तक अल्प भूमि धारकों को सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000, डी है सभी किसानों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सभी किसानों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000 रुपये। सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही है, असम। देखिए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसमें। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि असम राज्य ने की थी। इसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो विजय केलकर समिति ने दिया था तथा संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी की कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं जो कि 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% है तथा जीएसटी के कुल 3 प्रकार हैं। एक तो CGST, एक SGST, एक IGST। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 3 घटकों में। अभी हमने देखा था एक होता है CGST, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। एक होता है SGST, इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। एक होता है IGST, इसके तहत अंतर राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ए है 18%, बी है 25%, सी है 28%, डी है 32%। तो अभी हमने 5 स्लैबों को देखा था, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये 28%। देखिए भारत में जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित किया गया था तथा 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया था। यह अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को लागू किया गया था। तो इसका मतलब ए ऑप्शन दिया 2014, बी दिया 2016, सी दिया 2017 और डी दिया 2018। तो कब लागू किया गया था? 2017 में। देखिए वस्तु एवं सेवा कर अथवा जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो देखिए इस प्रकार हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में खास करके UPSSC आयोग ने पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। ये आपका UPSSC PVD का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका 5 नंबर का एग्जाम में आएगा।